क्या कहता है, पिता जो थे वो सामान लेने जो है वो झोला उठाए और बाजार से सौदा लेने चले जाएंगे। फिर यही होता हमेशा यही है, सब मन में तय करते हैं कि आगे से पिता से नहीं घेरेंगे। सब बच्चे यही मन में तय करते हैं कि आगे से पिता को इस बात के लिए कभी कुछ नहीं कहेंगे, जैसी इच्छा हो वैसी करें। लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रह सकते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर हो उठते हैं। कहने का उनका ये मतलब था, पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वह सोचते हुए उठे, कमरे में घूमने या सिगरेट पीने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ रही होगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़े में वह अपने लोभ को कुचलकर मुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी घड़कने फड़कने से राज़ी हो गए। क्या किए पिता, पहले एक तो बेटा ने उनको कपड़ा लाया, कोट लाया। पहले तो उन्होंने लेने से ही मना कर दिया, लेकिन माँ ने जब उनको पिता को समझाया तो वो मान गए कि चलो वो कोट पहन लेंगे। और उसी खुदाबाद के किसी लपट्टू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दी। सुधीर ने कहा, एक पात्र का नाम आया है सुधीर, जो उनके लड़के का नाम। कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह मैं आपका नाप दिलवा दूं, वह ठीक सिएगा, मेरे परिचित भी हैं। इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जी से काम कराते हैं और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, अब मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैसन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाए करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। जितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने, ऐसी वह अपनी जिद को सरों पर रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया, जहाँ चाहिए सिलवाइए या भांड में झोंक आइए, हमें क्या। हम धीमे धीमे बुदबुदाया। मतलब पिता ने इसमें भी बहस करी और अंत में विजय हुई। सुधीर ने क्या किया, कपड़ा छोड़ दिया, कहा कि आप जब जहाँ जाइए वहाँ सिलवा लीजिए या कहीं इसको झाड़ झंकाड़ में फेंक आइए। ये बात उसके बेटे ने कही और बुदबुदाता हुआ जो है चला गया। पिता बाहर अक बकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी हो। ठीक बगीचे में आम गिरा होगा, उस समय बातें कर रहे होंगे, तो उनको बातें करने के तुरंत बाद आए और आम की उनको सुध आ गई। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। किंचित टिका सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुड़ती हुई गर्मी, मन उनका मथा जाता था। बीवी पड़ी आराम से सो रही है, उसे कुछ पता नहीं, शायद पिता की आहट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बनियान में घुसे होंगे।
नहीं, वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता अपने विचित्र हैं। लंबे समय से वह दो ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, एक यंत्रवत, दूसरा नियमवत। मतलब वो दो यंत्र जानते हैं, एक यंत्रवत और एक नियमवत, रामायण और गीता। लंबे 35 वर्ष तक अखंड केवल रामायण और गीता। उनके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो, उन्होंने उसे कहीं भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठा लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है। तभी उनका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की खोली और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा न हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्न द्वारा उल्हाना करना शुरू कर दे। एक पात्र का नाम है देवा। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही सी बेखबर हो गई। देवा उनकी बहू का नाम था, ठीक है। उसने क्या किया, बच्चे के मुंह में उसको दूध पिलाना शुरू किया और ऐसे बेसुध रही। वह खुद बिस्तर पर सोता मालूम पढ़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चुप चुप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन भी लक्षित करने लगा। पिता बाहर सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े ज़बरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्से में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया है? ठीक उसके पुत्र सुधीर ने यही सोचा कि पिता, ये हो सकता है कि हम लोग, ठीक है, हमारी बीवी है, बच्चे हैं, और भी 3 भाई हैं, उनकी भी बीवी बच्चे रहे होंगे, इस कारण से पिता हरदम बाहर ही रहे। ठीक, कभी पिता का स्थान कहाँ है? आज भी बुजुर्ग स्थान का बाहर स्थान ही, घर के बाहर, शायद घर के आखिरी कमरे तक उनका आना जाना कभी नहीं, बहू के कमरे में तो कभी नहीं हुआ होगा। तो वही क्या पिता हरदम बाहर है? इस कारण हो सकता है, एक कारण ये भी हो कि बहुएं घर में हैं तो उन बहू बेटियों की क्या तकलीफ़ दी जाए, इसलिए घर के बाहर रहा जाए। एक पिता की सोच क्या है, ये उनका बेटा सोच रहा है, शायद एक सोच, ये सोच पिता की वो ये चीज़ को बता रहा है, वो वास्तविकता कुछ ऐसे ही थी। तो ऐसे पिता ने क्या करना नहीं शुरू कर दिया। उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। बूढ़े हुए क्या, केवल 35 साल के थे, बूढ़े कहाँ होंगे। उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पूरी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उनके मस्तिष्क में एक भिचाव आ गया। विवाद सरोपर था। उसे आँखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध ना होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच ले नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका भी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ था, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो,
अहंकारी वज्र अहंकारी, लेकिन वह भी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता है उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं तो क्या, उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। मतलब उन्होंने कभी अपने को पुत्रों के सामने पसारा नहीं, मतलब पुत्रों से उन्होंने कभी कुछ आशा नहीं की, कुछ उनसे मांगा नहीं, अपना करते थे और अपना व्यवस्था स्वयं कर लेते थे। ये कहा पसार। लगता है दीवारों पर भी पसीना चुचुहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीबी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टांग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायु सेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफ़ी रुपए मिल गए। उसका एक भाई था, ठीक, जो वायु सेना में कप्तान था। जब एक दिन वह होली मनाने अपने घर आया तो पिता ने क्या किया, उसको 1200 रुपये की एक पासबुक थमा दी कि इस खाते में 1200 रुपये हैं, ये रख। ठीक, उसकी बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो उसको हर महीना 50 रुपये दिया जाता था। और 10 साल वो रही तो वो सोचते हैं कि पिता क्या हो सकता है कि ये पिता ने ही तो किया, और अगर इतना ना बचाता तो ये खर्चे कहाँ से होते। अब ये भी सोच रहा है लेखक। लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था। कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं जिससे टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। न लोकोशेड से उड़ती इंजन की संटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की ग्रैंड ट्रैक पर से होकर आती धूमनगंज की और इक्के दुक्के लौटते इक्कों की घोड़ों की टापें, न झगड़ते कुत्तों की भौंक भाग। बस वही उल्लू, एक गति, एक वजन और विवस्था में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टन टन जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास
पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जागे उठते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता औंध गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज़, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खास खखार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो जाएगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से त्रस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा पानी, ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अध नींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोचकर पुनः जागे हुए हैं, पता नहीं। अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जम्हाई ली है। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफ़ी शोर उठाते कहा है। शायद इन्हीं इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर दिया है और वहीं सुराही से प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बाध तर कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ है। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज़दार जमुई के साथ लिपटे हुए बिस्तर का सिरहाना बिना निखारी खटिया पर लेट गए। पिता ने क्या किया, ऐसे ही पहले तो उस बात की बनी हुई खटिया थी उसको लाके सुराही के पानी से भिगो दिया और उसके बाद उसी पे लेट गया बिना बिस्तर बिछाए हुए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर है। तड़का मतलब सुबह होने में। थोड़ी देर बाद पंखा ज़मीन पर गिरकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी है। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे काँव काँव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया। अंदर हवा वैसे ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं मतलब शांत हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। बस यहीं पर कहानी जो है वो समाप्त होती है। पिता